अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे जो वर्ड है फोर्स मैज्योर तक। अब वर्ड पढ़ते हैं जनरलिया, स्पेशलिबस, नॉन डिरोगेंट। इसका मतलब है जनरल थिंग्स डू नॉट डिरोगेट फ्रॉम स्पेशल। यहाँ इस शब्द को पढ़कर इतनी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन इसका मतलब हम बहुत आसान तरीके से समझते हैं। लॉज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल लॉज, एक होते हैं स्पेशल लॉज। जैसे कि हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल लॉ है और कंपनी एक्ट एक स्पेशल लॉ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स पर एप्लीकेबल होता है, हालांकि कंपनी लॉ तो केवल कंपनीज के रेस्पेक्ट में एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे केस में यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है किसी भी प्रकार का जनरल लॉ में और स्पेशल लॉ में, तो जो स्पेशल लॉ की बात है उस जगह पर उसे ही माना जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कहा जाता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन यदि किसी के साथ हुई है, तो ऐसे केस में जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है वो दूसरी पार्टी से डैमेज नहीं ले सकता। लेकिन यदि हम कंपनी लॉ की बात करें, तो कंपनी लॉ में तो यदि प्रोस्पेक्टस में किसी प्रकार से मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है अनजाने में भी, तो भी ऐसे केस में अधिकार होता है जो अलॉटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर कंपनी से डैमेज रिकवर कर ले। तो वैसे देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो चीज मना है कंपनी लॉ में वो एप्लीकेबल है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनीज के केस में मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में भी आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर डैमेज ले सकते हो, पर अदर कॉन्ट्रैक्ट्स के संबंध में जब तक कोई स्पेशल लॉ कुछ ना कहता हो, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ये कहता है कि फ्रॉड के केस में तो डैमेज ले सकते हो, पर मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा जनरल लॉ में और स्पेशल लॉ में कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, तो क्योंकि स्पेशल लॉ स्पेशल चीज के लिए बना है, तो उस संबंध में तो स्पेशल लॉ ही एप्लीकेबल होगा। और इसे ही कहा गया है जनरलिया, स्पेशलिबस, नॉन डिरोगेंट। फिर दूसरा वर्ड है हिबेस कॉर्पस। हिबेस कॉर्पस का मतलब होता है अ रिट टू हैव द बॉडी टू बी ब्रॉट बिफोर द जज। रिट्स बेसिकली किसे कहते हैं? हमारे जो फंडामेंटल अधिकार हैं, यदि उनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन हो रहा है, तो हमारे पास अधिकार है कि हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और अपनी पीड़ा उनसे बयान कर सकते हैं रिट के माध्यम से। वहां पर आपको लोअर कोर्ट से फिर अपर कोर्ट और अपर कोर्ट से हायर कोर्ट में ऐसे स्पेशली अपील करते करते आने की कोई जरूरत नहीं। यदि फंडामेंटल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और आपके इसी अधिकार को जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कहते हैं रिट फाइल करना। बहुत सारे रिट्स हैं, उन रिट्स में से एक रिट हिबेस कॉर्पस का रिट भी है। हिबेस कॉर्पस का रिट जो है ये कहता है कि यदि इल्लीगली किसी को पकड़कर डिटेंशन में रख लिया गया है, ध्यान दें, इल्लीगली किसी को पकड़कर यदि डिटेंशन में रख लिया गया है, तो उसके घर वालों को, उसके दोस्तों को या स्वयं उसके पास अधिकार है कि वो अपने आप को ये कहे कि मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो ये जो अधिकार है इसे ही हिबेस कॉर्पस का रिट कहते हैं। इसके बाद बात आती है इग्नोरेंटिया लेगिस, नैमिनम एक्सिक्यूसेट। इग्नोरेंटिया लेगिस, नैमिनम एक्सिक्यूसेट का मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इसका मतलब यह है कि हम ये मान के चलते हैं कि देश के निवासियों को अपने लॉ के बारे में तो सारी जानकारी होगी ही, इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ये काम लॉ की अज्ञानता में कर दिया है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं है, और जो लॉ है हम उनसे बाउंड ही रहेंगे, चाहे वो हमें पता हो चाहे हमें ना पता हो। वर्ड है इंजुरिया साइन डैमेनो। इंजुरियस साइन डैमेनो का मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज। यहाँ पर इंजरी विदाउट डैमेज का अर्थ होता है कि आपके लीगल अधिकारों को नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि आपको वैसे कोई फाइनेंशियल या शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, पर आपके लीगल अधिकारों को तो नुकसान हुआ ही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि वोट डालने का दिन था, आप अपने घर से वोट डालने के लिए निकले भी, लेकिन किसी ने आपको पकड़ लिया और शाम 5 बजे तक बंधक रखा, जिसके कारण आप अपनी वोट का प्रयोग नहीं कर पाए। वहां उसने आपको खाने पीने के लिए भी दिया, आपके साथ कोई मार पिटाई भी नहीं की, आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट भी किया, पर आपको वोट डालने नहीं जाने दिया। तो ऐसे केस में आपका जो लीगल अधिकार था वोट डालने का, उसकी हानि हुई है, उसके अलावा आपकी कोई हानि नहीं हुई है। पर लीगल अधिकार की हानि भी तो हानि मानी जाती है।
इसे ही हम इंजुरिया साइन डैमेनो कहते हैं, इंजरी विदाउट डैमेज। फिर वर्ड है इंटरेस्ट रिपब्लिके एट सिट फिनिस लिथियम। इंटरेस्ट रिपब्लिके एट सिट फिनिस लिथियम का मतलब होता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में रहेगा कि लिटिगेशन जो है वो एट एंड आ जाए। स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी अ लिमिट टू लिटिगेशन। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर तरह का जो केस है, एक पर्टिकुलर कोर्ट ने जब उसका फैसला सुना दिया, तो आप उसी तरह के कोर्ट के पास दोबारा से उसी केस को लेकर, उन्हीं मैटर्स को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में एक ही तरह का केस एक कोर्ट में बार बार चलता रहेगा, तो जो बाकी लोग और न्याय की जो है इंतजार में खड़े हैं उनका क्या होगा। इसीलिए जो लिटिगेशन है एक पर्टिकुलर लेवल पर तो एंड होना ही चाहिए। ये आपके अपील के अधिकार को मना नहीं करता है। अपील आप हायर कोर्ट में लेके जा सकते हैं, लेकिन उस लेवल के कोर्ट में दोबारा से उस ही बातों को लेकर, पॉइंट्स को लेकर आप दोबारा से केस नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली एक और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जिसे हम रेस जुडिकाटा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इस तरह से इंटरेस्ट रिपब्लिके एट सिट फिनिस लिथियम की तरह से बोला गया है। फिर वर्ड है इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है उसी कारण से, बाय द नेचर ऑफ द केस। इप्सो फैक्टो, बाय दैट वेरी फैक्ट, उस कारण से। इसके अलावा वर्ड है इनप्रॉम्प्चू। इनप्रॉम्प्चू का मतलब होता है जल्दी से जल्दी, इन रेडीनेस। इसके बाद वर्ड आता है इन पॉसी। इन पॉसी का मतलब होता है कि इन स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटी, इसके आगे लिखा जाना चाहिए बट नॉट एक्चुअली। कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज के अंदर कोई कार्य करने की क्षमता होती है, पोटेंशियल होता है, पर वो एक्चुअली हो नहीं रहा होता है, तो ऐसे केस में उसी परिस्थिति को हम इन पॉसे की तरह ट्रीट करते हैं, इन द स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटी। इसके आगे हम एक और लाइन लिख सकते हैं, इन द स्टेट ऑफ पोटेंशियल बट नॉट एक्चुअली हैपनिंग, यानी कि जिसमें संभवता तो है पर वो हो नहीं रहा। फिर वर्ड आता है इन लेमनिंग। इन लेमनिंग का मतलब होता है जो अभी शुरुआती स्टेज में है, एट द आउटसेट। इन लेमनिंग बेसिकली एक एग्जांपल हम लोग एक देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब कोर्ट में एक व्यक्ति ने केस फाइल किया होता है, तो जब कोर्ट दूसरे व्यक्ति को ये सूचना भेजता है कि आपके खिलाफ केस फाइल हुआ है, तो उसे डिफेंस सबमिट करने के लिए टाइम देता है। एक निश्चित समय तक वो अपना डिफेंस सबमिट करता है कोर्ट के पास, उसके बाद हियरिंग की डेट आती है। तो यहाँ पर यदि उसी समय पर, जिस समय डिफेंस सबमिट हुआ है, यदि जो प्लेंटिफ इनिशियल पार्टी है वो दूसरे जो एविडेंसेस जो उन्हें पुट किए गए उन्हें देखकर कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है किसी पर्टिकुलर तरह के एविडेंस को कि इस एविडेंस को माना या स्वीकारा ना जाए, तो वहां पर वर्ड इस्तेमाल होता है इन लिमिने। फिर वर्ड है इन लिeu ऑफ। इन लिeu ऑफ का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, इसके स्थान पर, इन लिeu ऑफ। जैसे हम कई बार वर्ड इस्तेमाल करते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस के लिए कि इम्पोजिशन ऑफ फाइन इन लिeu ऑफ प्रोसिक्यूशन। कभी कभी कोर्ट के पास जैसा अधिकार होता है, वो यदि चाहे तो केवल और केवल फाइन या पेनल्टी लगाकर छोड़ सकता है प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के स्थान पर। तो ऐसे केस में फिर वो प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं करता, केवल और केवल उसके स्थान पर पेनल्टी लगाकर छोड़ देता है। वहां पर जैसे वर्ड इस्तेमाल हो जाता है इन लिeu ऑफ, के स्थान पर। फिर वर्ड आता है इंटर आलिया। इंटर आलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, बाकी चीजों के अलावा। इंटर आलिया यानी कि जो चीजें हैं वो तो हैं, उसके अलावा जब एडिशनल किसी चीज की बात आती है तो उसे बोलते हैं इंटर आलिया। इंटर से, इंटर से का मतलब होता है अमंग देमसेल्व्स, आपस में। जैसे मान लो हम कंपनी एक्ट की बात करें तो कंपनी एक्ट में ये बता रखा है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो दो लोगों के बीच में अधिकार क्रिएट करता है। जो मेमोरेंडम और आर्टिकल है वो दो लोगों के बीच में, जो दो मेंबर्स हैं उनके बीच में अधिकार क्रिएट करता है। तो हम कहेंगे कि मेंबर्स के आपस में अधिकार जो मेमोरेंडम ने क्रिएट किए हैं, राइट्स ऑफ द मेंबर्स क्रिएटेड बाय मेमोरेंडम इंटर से। इंटर से मतलब आपस में। फिर वर्ड है इन स्पीशी। इन स्पीशी का मतलब होता है उसी प्रकार का, इन काइंड। तो जब कोई चीज उसी प्रकार की होती है, उसी कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो ऐसे केस में वर्ड इस्तेमाल होता है इन स्पीशी। फिर वर्ड होता है इंटर वाइवस।
इंटर वायरस का मतलब होता है दो लिविंग पर्सन्स के बीच में। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार तो एक लिविंग एक नॉन लिविंग या दो नॉन लिविंग लोगों के बीच में भी जैसे कुछ लीगल अधिकारों की बात होती है, तो यहाँ पर केवल लिविंग पर्सन्स के बीच जो अधिकार है उनके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है इंटर वायरस। जैसे कि एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट और दोनों ही मनुष्य, इंटर वायरस। फिर इंट्रा वायरस, विद इन पावर्स। जो इंट्रा वायरस वर्ड्स हैं, इंट्रा वायरस का मतलब होता है कि अथॉरिटी के अंदर रहते हुए जो काम किए गए हैं उन्हें बोलते हैं इंट्रा वायरस। जैसे कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका जो मेमोरेंडम होता है उसमें एक ऑब्जेक्ट क्लॉज लिख दिया जाता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख दिया जा सकता है कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इसका मतलब उसमें सीमाएं डिफाइन कर दी होती हैं कि आप ये काम कर सकते हो, इसका मतलब उसके बाहर जाकर नहीं कर सकते। आप उस सीमाओं के अंदर रहकर जो काम कर रहे हो वो सब वैलिड माने जाएंगे, एनफोर्सेबल होंगे, और उसे हम बोलते हैं इंट्रा वायरस। फिर वर्ड इस्तेमाल होता है इन पर्सोनम। इन पर्सोनम का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ आपका जो अधिकार है कोई रिलीफ प्राप्त करने का, उसे बोलते हैं इन पर्सोनम। जैसे कि दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, ब्रीच कर दी कॉन्ट्रैक्ट की, जिसकी वजह से पहले व्यक्ति का नुकसान हो गया। तो ऐसे केस में उसे हम बोलते हैं इन पर्सोनम। क्या बोलते हैं उसे? इन पर्सोनम। तो इन पर्सोनम का मतलब होता है प्रोसीडिंग्स इन विच रिलीफ सॉट अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन। तो हमारे पास उस व्यक्ति के खिलाफ जैसे डैमेजेस प्राप्त करने का अधिकार है, सूट फाइल करने का अधिकार है, तो उसे बोलते हैं इन पर्सोनम। फिर वर्ड है इंडिशिया। इंडिशिया का मतलब होता है कोई सिंबल, कोई मार्क जो शो करे, रिप्रेजेंट करे, उसे बोलते हैं इंडिशिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि किसी ने अपने दुकान का, कंपनी का, फर्म का नाम जो है वो एक तरह से ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करा रखा होता है, तो जब ट्रेडमार्क एक्ट में वो रजिस्टर होता है तो उसके ऊपर, नाम के ऊपर या तो आर बना के गोला बना होता है या तो टीएम बना के गोला बना होता है। तो ऐसे केस में वो चीज इंडिशिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि जो स्टेशनरी है, स्टेशनरी की दुनिया में एक कंपनी है जिसका नाम है कंगारू। तो ऐसे केस में वो अपनी जिस भी स्टेशनरी के पार्ट पर लिख देती है अपना नाम, तो ऐसे केस में उसके आगे वो एक वर्ड आर भी उसके ऊपर लगा देती है। यहाँ पर शायद आपको नजर ना हो, लेकिन आपने भी देखा हो, तो ऐसे केस में नाम के ऊपर आर लगा दिया जाता है। वो एक तरह का सिंबल है जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये कॉपीराइटेड है और इसकी कॉपी करना ही गुनाह माना जाएगा। तो वो सिंबल एक्चुअली इंडिशिया कहलाता है। फिर वर्ड है इन्यूंडो। इन्यूंडो का मतलब होता है एल्यूसिव रिमार्क। यदि किसी व्यक्ति के संबंध में हम कोई भद्दी टिप्पणी करते हैं, हम ऐसी कोई बात कहते हैं जिसके कारण उसकी डिसरिस्पेक्ट होती है, जिसके कारण उसकी बेइज्जती होती है, जिसके कारण उसे दुख होगा, बुरा लगेगा, उसका मजाक जब उड़ाया जाता है, हम किसी पर्टिकुलर बात को कहकर उसके बारे में हम कोई ऐसी बात बोलते हैं जो डिरोगेटरी हो, तो उसे हम एल्यूसिव रिमार्क को बोलते हैं इन्यूंडो। फिर वर्ड है जस इन पर्सोनम। जस इन पर्सोनम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट अ पर्सन। एक व्यक्ति के खिलाफ दूसरे व्यक्ति का जो अधिकार होता है उसे जस इन पर्सोनम कहते हैं। उदाहरण, दो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कोई गुड्स सेल करने का, तो ऐसे केस में एक व्यक्ति के पास अधिकार है दूसरे के खिलाफ कि वो गुड्स को एनफोर्स करे, और जो सेलर है उसके पास अधिकार है कि वो पेमेंट ऑफ प्राइस को एनफोर्स करे। तो ऐसे केस में ये जो दोनों व्यक्तियों का आपस में एक दूसरे के खिलाफ अधिकार है, इसे बोला जाता है जस इन पर्सोनम। फिर वर्ड है जस इन रम। जस इन रम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज। हमारे कुछ अधिकार होते हैं जो संसार के सभी व्यक्तियों के खिलाफ हम प्रयोग कर सकते हैं, और उन्हें बोलते हैं राइट अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज, जस इन रम। जस इन रम का हम मतलब कह सकते हैं जैसे कि एक व्यक्ति ने कोई संपत्ति खरीदी, तो अब ऐसे केस में उस संपत्ति का वो अपने हिसाब से कोई भी लीगल उपयोग कर सकता है, उसका कोई भी जो आसपास के व्यक्ति हैं उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकते। इसके अधिकार को हम बोलते हैं जस इन पर्सोनम, वो जस इन रम।
तो एक व्यक्ति का एक व्यक्ति के खिलाफ अधिकार कहलाता है जस इन पर्सोनम, और एक व्यक्ति का संसार भर के खिलाफ अधिकार कहलाता है जस इन रम।